गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससी टी पॉइंट। मैं शिवम पांडे आज एक बार फिर से आपके सामने। आप सभी को पता है कि एसएससी टी पॉइंट पे मैं जब भी आपके सामने आता हूं तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के वीडियोस के साथ आता हूं और आपकी एसएससी में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से आने वाले सारे क्वेश्चन, स्पेशली स्टैटिक जीके को इंक्लूड करते हुए जो भी डाउट्स हैं वो मैं आपके यहाँ सॉल्व करता हूँ। आप सभी को पता है, आपने मुझे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको चीज़ों को शेयर किया है। और जहाँ तक कि मैं बता दूं कि लास्ट वीडियो के बारे में, तो लास्ट वीडियो जो हमने पहले स्टार्ट की थी उसमें हम इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार पहले उसे देख लेते हैं और फिर आगे का पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली 2 पार्ट में आपको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन एज वेल एज दूसरे पार्ट में आज आप जानेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है और इसके अलावा उससे पूछे जाने वाले सवाल और भी काफ़ी कुछ आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। अभी तक जो हमने सीखा एक बार पहले उसकी तरफ देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है अभी तक। तो अगर मैं स्लाइड्स को आगे बढ़ाऊँ तो सबसे पहले मैंने आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई थी। सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को कंसीडर किया था और फाइंड आउट किया था कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो मैंने ग्राफिकल वे में भी समझाया था कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, ये कि मतलब समानता क्या होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको जो प्रीवियस वीडियो है अगर उसको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो की लिंक में चले जाइएगा, आपको आसानी से वो सारी वीडियोज़ वहाँ मिल जाएंगी। इसके बाद हमने जो मेन चीज़ डिस्कस की थी, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म और विशिष्ट जो अर्थशास्त्र है उसके बीच में क्या डिफरेंस है ये भी डिस्कस कर लिया था कि क्या बॉटम टू अप अप्रोच होती है, नीचे से ऊपर जाने की या ऊपर से नीचे आने की। इसके साथ साथ ये भी देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले माइक्रो और मैक्रो जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद महामंदी आई, आर्थिक महामंदी, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, उसके बाद कीन्स ने डिसाइड किया कि देयर शुड बी अनदर ब्रांच और वहाँ से स्टार्ट किया गया माइक्रो एंड मैक्रो, डाउन टू अप अप्रोच एंड इसी के साथ टॉप टू बॉटम अप्रोच को भी यहाँ पे हमने कंसीडर किया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे और देखते हैं कि आगे हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, there is some issue, fine. तो let's start this and try to understand exactly what it is। और ये क्या है, डाउन टू। इसके बाद हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया, इन सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया कि माइक्रो और मैक्रो में स्पेशली क्या है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैक्रो के बारे में हम जो कंट्री के लेवल पे होती है, लार्ज स्केल पे स्टडी करते हैं। जो भी होती है स्टडी इसकी लार्ज स्केल पे होती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू द होल इकोनॉमी, जैसे नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जैसे बेरोजगारी की बात कर ली जाए, तो इन सारी चीज़ों को हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करना है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक व्यक्ति, किसी एक परिवार, मतलब एक इंडिविजुअल या किसी एक बाजार, किसी एक दुकान, उसका अध्ययन कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से जानना। यहाँ पे बेसिकली हम फोकस करते हैं प्राइस एनालिसिस पे, मतलब कीमतों पे। किस पे? कीमत किसी की कितनी है, कीमत की दर क्या है, इन सारी चीज़ों पे हम एनालिसिस करते हैं। बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब थोड़ा सा कठिन या जटिल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फार्मूलाज का यूज़ किया जाएगा और ये सारे फार्मूलाज क्या करेंगे, हमें हेल्प करेंगे कैलकुलेशन करने में। क्योंकि यहाँ पे जो डाटा होता है, डाटा काफ़ी सारा होता है और उस डाटा को हम कैलकुलेट करते हैं अलग अलग फार्मूलाज से। वो कौन से फार्मूलाज हैं वो सारे आपको आने वाली वीडियोस में इकोनॉमिक्स के मिलते जाएंगे और हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे कि किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए, देखिए अर्थशास्त्र अलग चीज़ है, इकोनॉमिक्स अलग चीज़ है और उसमें इकोनॉमी थोड़ी सी अलग है, दोनों में फ़र्क है। अर्थशास्त्र एक पूरा सब्जेक्ट है, एक विषय है, और एक इस विषय के अंदर इकोनॉमी आती है। इस विषय के अंदर इकोनॉमी आती है। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है, और तो हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हमने पढ़ी थी और वो अभी हम मतलब इसी को स्टार्ट किया था, यही आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में आज हम बेसिकली थॉरली बात करेंगे। उससे पहले हमने सेक्टर्स के बारे में, जो क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ लिया था कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में, तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में फ़र्क है, याद रखिएगा।
इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में फ़र्क है, एक पूरा विषय और ये विषय के अंदर आने वाले छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सेक्टर्स में मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीय आप कह सकते हो, या टैरिटरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि इसमें प्राइमरी में क्या आता है, सेकेंडरी में क्या आता है। तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने देखा था कि प्राइमरी में जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें सबसे पहले आती है कृषि। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, जिसमें मैंने आपको बताया था कच्चा तेल, जिसे आप कह सकते हैं एक तरह से कच्चे तेल को और क्या कह सकते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं। ओके, जो कि पेट्रोलियम वगैरह आप एक तरह से कह सकते हो कि पेट्रोलियम जिसमें से निकलता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। फिशिंग में आप सभी को पता है कि इसको मछली पालन कहते हैं, और मछली पालन के साथ साथ इससे मिलने वाले जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो सारी बातें हम करेंगे। फॉरेस्ट्री का मतलब भाई सीधी बात है कि वन, और वन से या जंगल से मिलने वाले प्रोडक्ट, वो सारी चीज़ें इसी पे आ जाती हैं। मेटल्स को मैंने बताया था कि जो आप कहते हैं धातुएं, और मिनरल्स का मतलब होता है क्या, खनिज। तो ये सारी चीज़ें क्या मिलती हैं, कच्चा माल होती हैं, एक तरह का कच्चा माल होती हैं। और ये कहाँ से मिलती हैं, ये मिलते हैं नेचर से, प्रकृति से मिलते हैं, नेचर से। और कोई भी चीज़ प्रकृति या नेचर से मिले तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, उस तरह की इंडस्ट्री प्राइमरी सेक्टर हो जाती है। और प्राइमरी सेक्टर में मैंने आपको बताया था कि ये डेटा चेंज होता रहता है। जो रिसेंट डेटा है वो लगभग में बताता है कि 20 से 21% के बीच में, हाँ 20 से 21% के बीच में प्रेजेंट टाइम में इसका हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है। जो भारत की पूरी जीडीपी है उसका इतना था, लेकिन सबसे ज़्यादा लेबर यही लगते हैं, अप्रॉक्स 50% जो लेबर वर्क है वो इसी सेक्टर में। मैंने बताया था कि प्राइमरी सेक्टर लेबर इंटेंसिव होता है, मतलब सबसे ज़्यादा रोज़गार आप यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी से ज़्यादा इंडिया में अभी भी लेबर काम करते हैं, किसानों के खेत में मजदूर काम करते हैं, इसलिए खेती भी बड़ी महंगी पड़ती है। तो ये अपने आप में क्या होता है, लेबर इंटेंसिव होता है। इसके अगर आप बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर में मैंने बताया था द्वितीय क्षेत्र, इसमें मैंने बताया था जितने भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ को अगर आप हिंदी में कहें तो जितने भी उद्योग होते हैं, अब किसी भी तरह का उद्योग हो वो सारा क्या होगा, वो सारा का सारा किस में आ जाता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आपका आ जाएगा। ये बताया था। इसमें मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आप समझ सकते हो एक तरह से कि मतलब जहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता हो, जहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता हो, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता हो। रिफाइनिंग के मैंने बताया था अभी कि जो कच्चा तेल है, कच्चा तेल से डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल से जो निकाला जाएगा वो कहाँ से निकाला जाएगा, रिफाइनिंग से निकाला जाएगा। आप सबको पता है कि जामनगर गुजरात में रिलायंस की बहुत बड़ी रिफाइनरी है, जामनगर गुजरात। ये मतलब इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी में से एक है, जामनगर गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने लगाया है। तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज़ से ऑयल आता है रिफ़ाइन होने के लिए, अलग अलग कंट्रीज़ से रिफ़ाइन होने के लिए ऑयल आता है। और प्रोडक्शन और फिर फूड प्रोसेसिंग की बात करेंगे आप कि भाई फूड प्रोसेसिंग का मतलब वही है कि फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है, फिनिश गुड्स का मतलब वो चीज़ जो बन के रेडी हो, जो बन के तैयार हो और उसका इस्तेमाल करना हो। तो जो भी आप शॉपिंग मॉल वगैरह में दुकानों से सामान लेते हैं वो सारे क्या होते हैं, फिनिश गुड्स होते हैं, बस उसमें थोड़ा सा काम करना होता है, बाकी वो खाने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन हो या फूड प्रोसेसिंग हो, ये सारे। टेरिटरी सेक्टर में मैंने बताया था कि सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा, इसमें ट्रांसपोर्ट भी आता है। ट्रांसपोर्ट को आप क्या कहते हैं भाई, ट्रांसपोर्ट को आप कहते हैं यातायात। क्या कहते हैं, यातायात। तो जितने भी यातायात के साधन हैं, चाहे वो हवाई मार्ग हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो जल मार्ग हो, मतलब एयरवेज, रोडवेज एंड वाटर, एयर, वाटर एंड रोडवेज। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन है। और ये सारी फैसिलिटीज़ जो आपको मिलती है बेटा, वो किस में आती है, वो आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन में। और कम्युनिकेशन में मैंने बताया था, जिसे कम्युनिकेशन करना पता हो, आप संचार कहते हैं बेसिकली कम्युनिकेशन को। तो संचार में आपने यहाँ पे मैंने बताया था सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो अब चाहे उसमें न्यूज़पेपर ले लीजिए, न्यूज़ चैनल्स ले लीजिए, कोई मैगजीन ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, या कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको कम्युनिकेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, गूगल वगैरह सब कुछ उसी में आ जाएगा। उसी में मैंने डिफाइन किया था कि सर्विस टेरिटरी सेक्टर को ही कई क्लास में बांटा गया। उसी में से ये क्वाटरनरी सेक्टर है कि अगर आप बैंकिंग, आईटी, एजुकेशन या नॉलेज सेक्टर में भाई काम करते हो, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
किस सेक्टर में काम करते हो, ऐप डेवलपर हो, वेब डेवलपर हो, डिज़ाइन करते हो कोई भी चीज़, तो वो सारे क्या है, मतलब एक ऑफिशियल वर्क हैं, ठीक है, वाइट कॉलर जॉब के अंदर आते हैं, अच्छी जॉब मानी जाती है, ठीक है। तो उस सेक्टर में आते हैं, ये पढ़ा था। और फिर मैं क्वाइनरी सेक्टर में बताया था कि आप बहुत बड़ी पोस्ट पे, अगर आप बड़ी पोस्टों पे हो तो चीज़ें भाई, अगर आप बिग पोस्ट आपको मिली है, हायर अथॉरिटी हो, तो आपका काम यहाँ पे चलता है, हायर अथॉरिटीज़ होनी चाहिए आपकी। जैसे इसमें ब्यूरोक्रेसी में भाई जो भी कंपनी के सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, बड़े बड़े मिनिस्ट्री में काम करते हैं, उनकी बात की गई। फिर प्रोस्पेक्टिव की बात की जाए तो अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में। इसमें मैंने ये बताया था कि ऐसा नहीं कि सारी कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज इक्वल हैं, नहीं, किसी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा है, किसी में सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा है और किसी में टर्टरी सेक्टर ज़्यादा है। कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारे नाम आपने सुने हैं, थाईलैंड और वियतनाम, ये एक्सेप्शन है। इन्होंने एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर को बढ़ाया, इंडस्ट्रीज को उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि भाई रेन फॉरेस्ट एरिया है तो एग्रीकल्चर अच्छा होता है और सर्विस सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ गए। कुछ ऐसी कंट्रीज होंगी जहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज ज़्यादा होगी और सर्विस सेक्टर कम होगा। तो जिस कंट्री का जो इंक्रीज हुआ, और मैंने बताया था कि किसी कंट्री की जीडीपी किस तरह की है वो डिसाइड करता है कि कौन सा सेक्टर 50% या 50% से प्लस, अगर 50% प्लस वो उसकी जीडीपी में शेयर कर दे तो आप क्या कहेंगे कि वो उस तरह की इकॉनमी है। इंडिया में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 20 से 21% थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग डाटा मिलेगा। सेकेंडरी सेक्टर में बोले जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज़, जो स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में इंग्लैंड और जर्मनी वगैरह को देख लिया जाए तो आप देखेंगे कि वहाँ पे 18th सेंचुरी से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मतलब अब वो सैचुरेशन में पहुँच गया। सैचुरेशन का मतलब अब और इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लगाए जाने की स्कोप नहीं है, अब और नहीं, अब कुछ और नहीं वहाँ पे मिक्स किया जा सकता है, ठीक है। द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द सेकेंड स्पॉट एंड द कंट्रीब्यूशन अराउंड जीडीपी इज 31%। तो आपने देखा कि 31% के करीब में इंडिया में ये जीडीपी है और 18, 19, 20 में वो है। तो आप कह सकते हो कि कुल मिला जुला के अराउंड 49 to 50 के आसपास जो परसेंटाइल है इंडिया में, वो क्या है, आप कह सकते हैं कि जीडीपी में दोनों सेक्टर मिला के कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा केवल एक टेरिटरी सेक्टर। और टेरिटरी जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो आगे तो बढ़ने से रहे। और हमने लास्ट में पढ़ा था कि इंडिया में ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया की इकॉनमी कैसी है? टेरिटरी सेक्टर की इकॉनमी है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया था। और आज से जो पढ़ना है वो ये जानना है, आज जो बेसिकली डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपका रिवीजन हो गया, अब हम समझते हैं। एडम स्मिथ सबसे पुराने, मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से एडम स्मिथ को जाना जाता है। क्यों फादर बोला जाता है? क्योंकि ये किंग्स के साइज से, जब उस टाइम पे किंग्स वगैरह रूल करते थे तब इन्होंने इकोनॉमिक्स की थ्योरी दी थी, तो एक तरह से फादर बोला जाता है इनको, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग फ्री मार्केट होनी चाहिए। क्या? फ्री मार्केट की बात करते थे, ओपन मार्केट, मार्केट में फ्री मार्केट हो या ओपन मार्केट हो, किसी भी तरह का कंट्रोल ना हो। ओपन मार्केट क्या होता है? जिसमें नो कंट्रोल बाय किंग, नो कंट्रोल बाय किंग, किंग इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा, इस तरह की बात वो करते थे, क्योंकि राजा महाराजा के टाइम पे थे। और इनका कहना था इकोनॉमिक्स केवल धन का शास्त्र है, ये केवल धन का शास्त्र उसे कहते थे। और धन का शास्त्र होना ही केवल सब कुछ नहीं है, आजकल इकोनॉमिक्स पूरी चेंज हो गई है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि लेबर का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, जिस काम में है एक्सपर्ट हो। ये आइडिया यूरोप और अमेरिका में काफ़ी तेज़ी से फैला, इसलिए वहाँ पे फ्री मार्केट सिस्टम या प्राइवेट इंटरप्राइजेस चलती है, इसलिए वहाँ की इकोनॉमी कैसी है? कैपिटलिस्ट। कैसी है बेटा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिसे आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से और डिस्कस करने वाले हैं। आइडिया ऑफ इनविजिबल हैंड कल ही एक्सप्लेन किया था आपको। तो देखिए, फ्री मार्केट कैसी होती है? फ्री मार्केट का मतलब होता है कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, एक्सचेंज फ्री में होना चाहिए, मतलब आपस में लेन देन व्यापारी तय करेंगे, इसे कैपिटलिज्म कहते हैं। सम गवर्नमेंट रेगुलेशन, कहीं कहीं भाई गवर्नमेंट को लगता है कि उसके टैक्स कट जाएंगे या थोड़ा सा बैलेंस सिचुएट नहीं होगा, तो कुछ कुछ जगह गवर्नमेंट टैक्सेस को डिसाइड कर सकती है कि भाई ये टैक्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं।
क्रिएशन ऑफ वेल्थ, यहाँ पे भाई पैसे को कहते हैं ना, पैसा पैसे को बुलाता है, तो पैसे से पैसा ही बनेगा, पैसे से पैसा बनने वाला है और कोई बात नहीं है, कैपिटलिज्म इसी को करता है। तो देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो आज हम पढ़ेंगे 3 तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड एंड सोशलिस्ट। ओके, तो भाई क्या है फर्क इनमें, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी में? किस कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी है, किस कंट्री में सोशलिस्ट इकोनॉमी है? तो देखिए जैसे कि आप बात करें जापान, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारी कैसी कंट्री हैं? ये सारी कंट्री हैं कैपिटलिस्ट, ये पूंजीवादी कंट्री हैं। यहाँ पे सरकार, गवर्नमेंट का इंटरफेयर, जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है। तो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, इकोनॉमिक फ्रीडम, लिमिटेड इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, कुल मिला जुला के धन कमाना है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक बात मैं बताऊं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो अमीर है वही अमीर रहेगा और जो गरीब है वो हमेशा गरीब रहेगा, या आपको कभी ये फील ही नहीं होने देंगे कि आप अमीर हैं। जैसे हर बार देखते हैं कि गाड़ियों का वर्जन हर साल नया बदलता रहता है, बस थोड़े बहुत बॉडी को ऊपर नीचे कर दिया, गाड़ी का वर्जन बदल गया। वही पहले अब मोबाइल आ गई, वॉच की जरूरत नहीं थी तो उसमें आई रॉडो, रोलेक्स, फास्ट ट्रैक, तो अब क्या कि ये आपकी दिल की धड़कन बताएगी, अब आप कितने स्टेप चलते हो ये बताएगी, आपको कोई बीमारी, फ़ोन कॉल आप इससे सुन सकते हो, आप समझ सकते हो, स्मार्ट वॉचेस आ गई। तो आप समझो ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा नए से नया मॉडल क्रिएट किया जाता है और इतना क्रिएट किया जाता है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को खरीदते रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को खरीदते रहिए। इससे क्या होगा कि आपके पास से हमेशा पैसा निकलता जाएगा। इंसान को पैसे खर्च कराने की आदत डाली जाती है, कुछ ना कुछ उसी में नया लेके आते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहती हैं, इसलिए हमेशा लेटेस्ट वर्जन लेके आती हैं। बाकी अलग अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा नहीं है, यहाँ पे लाभ ही, धन कमाना ही है। सोशल वेलफेयर मतलब समाज कल्याण का यहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं होता कि ये कोई भी समाज कल्याण की अगर आप नीतियाँ सोच रहे हैं तो नहीं, यहाँ पे मांग और आपूर्ति का पूरा पालन होता है। यहाँ पे जो एक इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सारा गेम किसका है बेटा, मांग और आपूर्ति का है, डिमांड और सप्लाई का है। तो यहाँ पे मांग और आपूर्ति सबसे ज़्यादा फॉलो होती है, क्योंकि भाई जो डिमांड होगी वो उनको सप्लाई करनी है, उसी की इनको पैसे मिलेंगे। तो सारा गेम किसका है, मांग और आपूर्ति का है यहाँ पे। लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे आप, इसके फायदे क्या हैं भाई, कि अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, कंज्यूमर हैव चॉइस, कंपटीशन बढ़ जाता है। आप कह सकते हैं कि कंपटीशन ज़्यादा होता है। क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो आपके पास चॉइस होती है। आपके पास क्या होती है, चॉइस होती है कि अरे भाई इससे नहीं इससे खरीद लेंगे। अगर प्रतिस्पर्धा, हिंदी में आप क्या कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, तो आपके पास चॉइस ज़्यादा होगी, आपके पास चुनाव करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, चुनाव के लिए विकल्प होते हैं। और चुनाव के लिए अगर आपके पास विकल्प ज़्यादा हैं तो आपको जो सही लगेगा, सस्ते में अच्छा लगेगा, टिकाऊ लगेगा, वो आप करते हैं। तो भाई एक चीज़ तो ये है कि आपके पास इतनी कंपनियां सेम प्रोडक्ट बना रही हैं, सब आपके पास आ रही हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि भाई हम देखेंगे कि हमें कौन सा लेना है। प्रिवेंट गवर्नमेंट्स, भाई गवर्नमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए। अननेसेसरी इंटरफेस, मतलब मैंने बोला ना कि कभी कभी जो जरूरत नहीं होती ना हमें वो भी ले लेते हैं समाज के दिखावा में आके, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसी तरह से वर्क करती है। क्रिएट लार्जर इनइक्वालिटी, असमानता, असमानता, भाई असमानता बहुत ज़्यादा होती है, लार्जर इनइक्वालिटी होती है। क्यों होती है, उसका कारण ही है असमान होने का, क्योंकि क्या है, अमीर बनेगा अमीर और पुअर बनेगा और पुअर। भाई आम जनता की जेब से पैसे निकलवा के तो ये सामान बेच रहे हैं, आपकी चीज़ों आपकी आदतों को ऐसा बिगाड़ रहे हैं कि आप और चीज़ों की डिमांड करें, ऐसी ऐसी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें दिखाएंगे जिनका कई बार आपको यूज़ भी नहीं होता, लेकिन आप लेके आके रख लेते हैं जब एक बार जाते हैं। इस तरह से शॉपिंग मॉल्स को डिज़ाइन किया जाएगा, इस तरह से जगहों को डिज़ाइन किया जाएगा कि आपकी चॉइस की चीज़ें इतनी जगह रखी जाएंगी कि आपका दिमाग वहीं जाता है। मोनोपोलिस्टिक फेयर इन द लॉन्ग टर्म, मोनोपोली का मतलब होता है एकात्मकवाद। मोनोपोली, ये सारे वर्ड आते रहते हैं तो समझिएगा, मोनोपोली का मतलब होता है एकात्मकता। एकात्मकता का मतलब क्या है भाई, एकात्मकता का मतलब यही होता है कि कोई एक ही फर्म
एक ही कंपनी इतना ज़्यादा ब्रांच फैला ले कि उसके आगे कोई टिके ही ना, फिर वो अपने हिसाब से रेट बढ़ाएगी, तो एकात्मकता या एकात्मकवाद बहुत खराब होता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, जनता के रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। अब आते हैं यहां से आपका फ्रेश टॉपिक है। अभी तक तो जो आपने पढ़ा वो लगभग में कल की लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था, लेकिन मुझे लगा कि उसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज कुछ बच्चे इस वीडियो में नए आए हों तो उनको ऐसा ना लगे कि उनको शुरू से कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगी, और आप उस वीडियो को भी देखिएगा, वहां पर चीज़ों को और डिटेल में समझाया गया है। चीज़ों को जितने आराम से देखेंगे, जितने आराम से समझेंगे, चीज़ें उतने आसान रहेंगी। इकोनॉमिक्स कठिन नहीं है, इकोनॉमिक्स आसान है, इसलिए मैंने आपको वीडियो बाइलिंगुअल बनाया है और मैंने जितनी भी हिंदी की पॉसिबिलिटीज़ है लिख दी है। वैसे मेरा मानना है कि इकोनॉमिक्स को आप इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ें तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर मानी जाएंगी। ओके, आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं बर्थ ऑफ स्टेट इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है भाई? अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो मैंने बोली समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट जो बोला था समाजवादी अर्थव्यवस्था, वो यहाँ पे चलेगी। ये आपने देखा मार्क्स एंड बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। आप एक कंट्री का नाम जानते हैं सभी लोग, जिसे हम रशिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रशिया कहते हैं। और रशिया के बारे में सभी को पता है, ठीक है? रशिया के बारे में सभी को पता है कि रशिया किस तरह की कंट्री है। अगर आपने क्लास 9th पढ़ा है तो 9th की हिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा रशियन रिवॉल्यूशन। और 9th की हिस्ट्री का जो रशियन रिवॉल्यूशन है वो किस बारे में बात करता है? वो बेसिकली बात करता है रशियन रिवॉल्यूशन कि वहाँ पे कम्युनिज्म कैसे आया, ठीक है? कम्युनिज्म कैसे आया, सॉरी ये कुछ मार्कर में इश्यूज है, तो कम्युनिज्म कैसे चला उसके बारे में बात करता है। अब आपको देखिए माओस पॉलिसी इन चाइना, उसी कम्युनिज्म को, उसी तरह की इकोनॉमी को रशिया से अडॉप्ट किसने कर लिया? चाइना ने। तो चाइना और रशिया दोनों एक तरह से कम्युनिस्ट कंट्री हैं जहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है। बोथ वर द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग डन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर क्लास। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि एक ऐसा इकोनॉमी है जो कब बनाई गई ये व्यवस्था? जब वर्कर क्लास को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसकी अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे लेबर में बोला गया ना कि आपको इंसेंटिव मिलेंगे अगर आप ज़्यादा काम करोगे, कम काम करोगे तो निकाल के फेंक दिए जाओगे, ठीक है? लेबर्स को से काम ज़्यादा कराना और सैलरी कम देना और मैक्सिमम प्रॉफिट खुद रखना। रशिया में भी यही हालात थे, इसलिए वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ। रशिया में रिवॉल्यूशन होने के बाद वहाँ पे मार्क्स और बोल्शेविक की मिक्स थ्योरी बनी। मार्क्स और बोल्शेविक की मिक्स थ्योरी बनी, और इस थ्योरी से क्या डिसाइड हुआ? इस थ्योरी से हमारे पास ऑप्शन आता है कि यहाँ पे इस थ्योरी से इनके पास नया ऑप्शन आया एक समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाने का। अब सवाल है कि समाजवादी, जो समाजवादी पार्टी एक यूपी में भी है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है? सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है? ये सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या करती है? तो देखते हैं कि चाइना और रशिया ने सोशलिस्ट इकोनॉमी अगर अपनाई है तो किस तरह की अर्थव्यवस्था। देखिए, सोशलिज्म इज अ रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। हुआ क्या कि जब कैपिटलिज्म बढ़ा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बढ़ गई, तो मजदूरों को एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। और इसी टाइम पे कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी कि भाई अगर सारा काम लेबर करता है, अगर सारा काम लेबर करता है तो पावर किसके हाथ में होनी चाहिए? लेबर के हाथ में होनी चाहिए। अगर लेबर्स जागरूक नहीं हुए, अगर मजदूर जागरूक नहीं हुआ, तो ये पूंजीवादी लोग तुमको खा जाएंगे, तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा, तुम गरीब के गरीब रह जाओगे, तुम्हारे हाथ में पावर होनी चाहिए। और रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ और आया सोशलिज्म। आया क्या? सोशलिज्म। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी, हालांकि इनकी थ्योरी में काफ़ी चेंजेस लाए गए, एग्जैक्ट नहीं कहा जाता है। तो व्लादिमीर लेनिन रशिया के उस टाइम के, व्लादिमीर लेनिन उस टाइप के रिवॉल्ट के मेन हेड थे। तो लेनिन प्लस मार्क्स की थ्योरी के बेहाफ पे क्या बना? ये सोशलिज्म बना। हालांकि ये सोशलिज्म थोड़ा सा रशिया में अलग है और चाइना में आपको थोड़ा ये अलग मिल सकता है, क्योंकि दोनों सेम पॉलिसी नहीं, दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो अभी आपने जो पढ़ा ना यहाँ पे माओ वर्ड, तो ये जो माओ थे, माओस पॉलिसी, ये चाइना के उस टाइम के मेन लीडर थे। ये जैसे हमारे यहाँ गांधी जी थे, वैसे ये चाइना के मेन लीडर थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे, वहाँ पे, या कम्युनिज्म के टाइम पे।
तो स्टेट मॉडल और सोशलिस्ट, भाई स्टेट मॉडल या सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ? स्टेट मॉडल इसका मतलब है कि यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नामो निशान नहीं है। यहाँ पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट बिल्कुल नहीं। पूंजीवादी में क्या है? सरकार इंटरफेयर नहीं करती, सरकार लेस इंटरफेयर करती है पूंजीवादी में। लेकिन सोशलिस्ट में एवरीथिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, एवरीथिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ रहेगा। तो आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? सरकार ही सब कुछ डिसाइड करेगी कि कितनी इंडस्ट्री लगेगी। सारी इंडस्ट्रीज सरकारी हैं, सारी चीजें सरकारी हैं, कुछ भी प्राइवेट नहीं, निजीकरण नाम की चीज ही नहीं होती है। ठीक है। शेयर्ड ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज एंड सेंट्रल प्लानिंग ऑफर अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे किया गया कि जो ओनरशिप की रिसोर्स हैं वो सब में इक्वली शेयर किए जाएंगे और सेंट्रल प्लानिंग होगी, एक मेन प्लानिंग होगी जो सरकार बनाएगी, और मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और गुड्स एंड सर्विसेज को इक्वली डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पे कंपटीशन का अभाव है, यहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा आपको चॉइसेस नहीं मिलेंगी। सरकार ने बोल दिया ये फैक्ट्री है, और यहाँ पे मांग और आपूर्ति की जो बात है, मांग और आपूर्ति, इस तरह की अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति का सिद्धांत नहीं चलता। पूछा जाता है कि किस तरह के इकोनॉमिक्स में मांग और आपूर्ति का सिद्धांत नहीं चलता, तो आप कहेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में या स्टेट मॉडल इकोनॉमी में कहीं पे भी सरकार मांग और सप्लाई का नहीं, क्योंकि सरकार ही चीज़ों के मूल्य डिसाइड करती है, सरकार ही डिसाइड करती है कि लोगों को क्या खाना है पीना है, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है। कितनी फैक्ट्रीज लगेंगी, क्या लेबर करेंगे, क्या सैलरी दी जाएगी, किसका उत्पादन करना है किसका नहीं, ये नहीं देखा जाएगा कि इसकी डिमांड ज़्यादा है। जो लोगों की ज़रूरत है उसको पूरा किया जाता है, सरकार होल एंड सोल जिम्मेदार होती है। इन शॉर्ट दे होल्ड दैट वर्कर्स हु कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी आउटपुट शुड एक्सपेक्ट अ कम्युनिस्टेट रिवॉर्ड। इनका कहना था कि जो लेबर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ओनर है, जो मालिक है, सारी मलाई वो खा जाए और लेबर को बस मेहनत करनी पड़े, नहीं, लेबर को ही उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए। एक अच्छी सोच है, सोच में कोई खराबी नहीं है, अप्लाई कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। इस सभी चीज़ों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। तो प्रो एंड कॉन्स क्या है भाई? अच्छी बात क्या है? नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, भाई वर्कर्स के साथ, मजदूरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं होता। मजदूरों मतलब मजदूर इसमें क्या होंगे? मजदूर हैप्पी रहेगा, मजदूर इसमें हैप्पी रहेगा। चलो ठीक है। इक्वलिटी, समानता रहेगी, समाज में क्या रहेगी? समानता रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा रिच है और कोई बहुत ज़्यादा पुअर, ऐसी इनइक्वालिटी आने के चांसेस कम होते हैं। फिर से समझ लीजिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का इंटरफेरेंस कम, कंपटीशन ज़्यादा, चॉइसेस ज़्यादा, काम करने पे आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, अमीर अमीर रहता है, गरीब गरीब होता जाता है, और खुली अर्थव्यवस्था होती है तो वहाँ लाभ कमाना मेन काम होता है। यहाँ पे अर्निंग प्रॉफिट इज नॉट, प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटो नहीं है, प्रॉफिट अर्न इज नॉट अ मेन मोटो, पैसा कमाना मेन उद्देश्य हो ही नहीं सकता इनका। एब्यूज बाय स्टेट, भाई एक चीज जानिए कि गलतियां क्या हैं कि सरकार अपनी मनमानी करती है। सरकार क्या करेगी? सरकार की मनमानी है, सरकार की मनमानी मतलब जो सरकार ने कह दिया वही। आपको पता है ना कि चाइना में लोगों को बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं है। वो जिस तरह से हम अपनी सरकारों के खिलाफ बोल लेते हैं, धरना कर लेते हैं, प्रदर्शन कर लेते हैं, चाइना में इतनी आज़ादी नहीं है। आपको पता होगा कि चाइना में गूगल, यूट्यूब वगैरह काफ़ी सारी वेबसाइट्स बैन हैं। मैकडोनल्ड वगैरह वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, काफ़ी वेबसाइट बैन है, काफ़ी चीज़ों को ओपन किया गया है धीरे धीरे। क्यों ऐसे आता? क्योंकि चाइना सरकार ही सब कुछ करती है, सरकार ने अपनी वेबसाइट डेवलप की, बोला यही यूज़ करना है, बाहर का प्रोडक्ट यूज ही नहीं करना है, जो हम बनाएंगे वही करेंगे, हम अपनी इकॉनमी को डेवलप करेंगे। कुछ हद तक सही है कि उनकी डेवलपमेंट बहुत तेज हुई और उनका कोई भी डेटा, चाइना का कोई भी डेटा पूरे वर्ल्ड के पास नहीं है। वर्ल्ड के पास जैसे इंडिया का डेटा मिल जाएगा आसानी से, चाइना का डेटा आप बाहर नहीं पाएंगे। चाइना अपना डेटा रिवील नहीं करता, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में। कोई सरकार के खिलाफ बोला वो गया काम से।
सिंगल पार्टी सिस्टम है वहाँ पे, सिंगल पार्टी सिस्टम है। सिंगल पार्टी, एक ही पार्टी होगी कम्युनिस्ट पार्टी, उसी को वोट देना है, उसी में कोई राष्ट्रपति बनेगा। मतलब मल्टी पार्टी, यहाँ बीजेपी कांग्रेस की तरह चॉइस नहीं है इलेक्शंस के लिए। इंटरनल डिके ऑफ सिस्टम, धीरे धीरे सिस्टम अंदर ही अंदर खराब हो जाता है, क्योंकि कुछ ऑफिशियल्स, कुछ सरकार के बड़े ऑफिसर्स के पास ही सारा कंट्रोल आ जाता है, और जब सारा कंट्रोल उनके पास आता है तो उसमें मनमानियाँ चलती हैं। ऐसा नहीं कि सिस्टम बहुत अच्छा है, तो सारे सिस्टम्स के अपने प्रो और कॉन्स हैं। तो इंडिया ने कहा कि एक काम करते हैं भाई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट भी हैं और सोशलिस्ट भी हैं, हम ना कैपिटलिस्ट है, हम ना सोशलिस्ट, हम दोनों को लेके चलेंगे। हमारे यहाँ गरीब तबका भी है, अमीर तबका भी है भाई, प्राइवेट और निजी बिजनेस भी लोगों को करने दो, और सरकार भी काम करेगी। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, सरकार का जो गवर्नमेंट है भाई, हमारी जो गवर्नमेंट है, इसका अच्छा खासा कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, बट एक लिमिटेड है। गवर्नमेंट कंट्रोल होता है लिमिटेड वे में। किसमें? लिमिटेड वे में, मतलब कि यहाँ पे दो तरह की संपत्तियां होंगी, एक होगी सरकारी संपत्ति, एक सरकारी संपत्ति होगी, ओके, और एक होगी प्राइवेट संपत्ति। तो आप प्राइवेट भी होंगे और सरकारी भी होंगे। जैसे आप सभी को पता है कि इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी तो होते हैं, ठीक है। सरकारी बसें चलती हैं। जो रेलवे है इंडिया में, जो रेलवे है वो पूरी तरह से क्या है, गवर्नमेंट की है। तो ये सारे जो मैंने सेक्टर लिखे कि जो रेलवे है, हेल्थ है, जो हॉस्पिटल्स हैं, ये सब क्या है भाई, ये सब सरकार के कंट्रोल में है। अगर सरकार इनको रन करती है तो सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, लाभ कमाना नहीं है। इंडियन रेलवे में जो पैसेंजर ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में रहती है, केवल मालगाड़ी से फ़ायदा आता है, मालगाड़ी के फ़ायदे से पैसेंजर ट्रेन को कंपीट किया जाता है, उसको बैलेंस किया जाता है। रेलवे की ये हाल है, क्योंकि इनका काम है समाज सेवा, क्योंकि जो टैक्स अमीरों से लेती है गवर्नमेंट, वो गरीबों की सेवा में लगाती है। तो समझ सकते हो रेलवे हमारे यहाँ की लाइफ लाइन है। तो पैसेंजर ट्रेनों का निजीकरण जिस दिन सरकार ने कर दिया, आधे लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे ट्रैवल करना लॉन्ग डिस्टेंस, और इंडिया में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस मजदूर ट्रैवल करता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार इन चीज़ों का ध्यान रखे, और इसलिए सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अपनी पब्लिक को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए, ठीक है। तो स्टेट मार्केट मिक्स, ठीक है, मार्केट और स्टेट इकोनॉमी मिक्स है, वर्क्स अपॉन कंबाइंड प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, कि भाई प्राइवेट सेक्टर भी होंगे। प्राइवेट कंपनीज में आपने सुना होगा भाई, हमारे यहाँ अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, ये लोग क्या हैं भाई, बड़े बड़े टाटा ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप है, ये सारे जो आपने सुना होगा, ये लोग क्या है भाई, ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन है, प्राइवेट कंपनीज है हमारे यहाँ। ये सारे क्या है, प्राइवेट कंपनीज है। आप भी किसी न किसी स्कूल में पढ़े होंगे, या वो शायद सरकारी होगा या प्राइवेट, कभी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल देखे होंगे। हमारे यहाँ दोनों को अलाउ किया गया है। स्टेट इंटरवेंशन एग्जिस्ट विथ नेसेसरी रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, भाई टैक्स के लिए, कर की कलेक्टी के लिए भाई इंसान सरकार कर लेगी और नियम बनाएगी। तो यहाँ पे स्टेट का अच्छा खासा इंटरफेरेंस होता है। चाइना रशिया की तरफ बिल्कुल ना बाहरी कंपनी को लाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन बाहरी कंपनियों को आना है तो हमारे रूल रेगुलेशन को मानने पड़ेंगे और सरकार को अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा। तो मिक्स इकोनॉमी में देख, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी कंपनी जा सकती है, सरकार उतना इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन उसको हैवी कंपटीशन। मिक्स्ड इकोनॉमी में अगर वहाँ की सरकारी की बात आप मानेंगे, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, ऐसे कई सारी कंट्रीज़ हैं जो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। बांग्लादेश है, हमारे आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं पड़ोसी, वो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करती हैं, चाइना को छोड़ दिया जाए। उसका कारण क्या है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में भाई, क्योंकि सरकार हमारे यहाँ की जनता का ध्यान नहीं देगी तो कैसे। इंडिया में 140 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन हो गई है। अब इसमें ठीक ठाक जनता हमारी पोवर्टी लाइन के नीचे आती है। पोवर्टी लाइन वगैरह आपको पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि जो गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा के नीचे आती है। तो भाई अगर हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चले गए तो ये जो गरीबी रेखा, पोवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे, करेंगे क्या, बेचारे भूखों मर जाएंगे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये तय किया गया कि हमारी इकोनॉमी कैसी होगी, ठीक है, बर्थ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इनविजिबल हैंड मैंने आपको समझाया था, वही समझिएगा यहाँ पे। द इनविजिबल हैंड ऑफ एडम स्मिथ एंड द कैपिटलिस्ट इथोस ऑफ मार्केट गॉट अ मेजर सेटबैक ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन 1929। अब देखिए, जब
क्या आई, महामंदी आई, महामंदी आई 1929 में। अच्छा 1929 में जो महामंदी आई ये कहाँ आई, यूरोपियन कंट्रीज में आई, क्योंकि उस टाइम तो इंडिया वगैरह गुलाम थे एक तरह से, यूरोपियन कंट्री एंड यूएसए में आई। वो सारी क्या है, ये सारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट है। कैसी है, कैपिटलिस्ट है। तो इससे पहले पूंजीवाद में लोग अच्छा खासा बिलीव करते थे, अच्छा खासा बिलीव करते थे। लेकिन इसके बाद ये जो इनविजिबल हैंड की थ्योरी दी थी एडम स्मिथ ने, और कैपिटलिस्ट एथिक्स को मानने वाले जो मार्केट में हैं, उनको एक मेजर सेटबैक मिला भाई कि ऐसा नहीं कि पूंजीवादी हमेशा अच्छी है। महामंदी आई है देखो, क्योंकि जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो अच्छे अच्छे लोगों की जॉब चली जाती है और बड़ी सी बड़ी कंपनियां बैठ जाती हैं। लेकिन और यही हाल कम्युनिस्ट की भी होती है कि कम्युनिज्म में जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, अगर सरकार थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी। आज नहीं कल, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा अगले 50 सालों में कि चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स करेगी, 100 ईयर में करेगी, लेकिन करेगी जरूर, क्योंकि सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि सरकार गड़बड़ाई तो पूंजीवादी संभाल लेती है, पूंजीवादी गड़बड़ाई तो सरकारें संभाल लेती हैं। तो एक मिलजुल के जो चीजें चलती हैं कंबाइंड वे में, उससे क्या होता है कि एक सिक्योरिटी बनी रहती है। इट इम्पैक्टेड इंटायर ग्लोब, मिलियंस बिकम अनएम्प्लॉयड। जब महामंदी आई थी तो अच्छे अच्छे लोगों की जॉब गई थी। इंडस्ट्रीज यूनिट वर शट डाउन ड्यू टू द शार्प फॉल इन द डिमांड एंड फेलियर ऑफ स्मिथ गेव रिस्क राइज टू द कीन्स। तो मैंने बताया ना कि कीन्स ने क्या दिया, कीन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की थी, जिसमें आप नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय और जीडीपी वगैरह पढ़ने वाले हैं। तो कीन्स को दिया इन्होंने जन्म, कि कीन्स, एडम स्मिथ की जो डोमिनेंस थी कैपिटलिज्म को लेके वो कम हो गई। लोगों ने बोला अब कुछ नई थ्योरी चाहिए, तो कीन्स आया और कीन्स ने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और मिक्स्ड इकोनॉमी भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में कहीं ना कहीं चांसेस कम है कि चीजें कोलैप्स हो। तो अब आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे आएंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, और समाजवादी इकोनॉमी क्या होती है। तो जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत नॉमिनल हो पूंजीवादी, ठीक ठाक हो रूल रेगुलेशन से लेके टैक्स कलेक्शन का नेसेसरी चीज़ों पे तो मिक्स, और गवर्नमेंट फुल्ली कंट्रोल किसमें कहती है, समाजवादी सोशलिस्ट में। आप इसमें कहेंगे कि सोशलिस्ट में अगर आपको बेस्ट एग्जांपल देना है तो आप चाइना, वियतनाम में भी है और रशिया में भी है, और ऐसे कुछ कम्युनिस्ट कंट्री हैं, और कैपिटलिस्ट में यूरोपियन कंट्रीज़ का नाम ले लीजिए, और मिक्स्ड में हमारी कंट्रीज़ और हमारे पड़ोसियों का नाम ले लीजिए, आपके पास एक अच्छा एग्जांपल मिल जाएगा। ठीक है। कीन्स ने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट की दखलंदाजी, आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को दखल देनी चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए। इंक्रीज्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चीप मनी सप्लाई। इन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, पहले तो मनी का रेगुलेशन पर, जो मनी है मनी को रेगुलेट करो, मनी रेगुलेट करो, और जो मनी का रेगुलेट करने का काम है, मनी रेगुलेशन का काम, ये किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए। कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट का होना चाहिए कि गवर्नमेंट मनी को रेगुलेट करेगी, पैसे का लेन देन या जो भी पैसे से रिलेटेड काम है वो गवर्नमेंट की बैंक होनी चाहिए, और वो बैंक रेगुलेशन को संभालेगी, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब सीधी बात है कि मिक्स्ड इकोनॉमी आ गई, और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात है कि सरकार पैसे खर्च करे, मतलब सरकारी क्षेत्र को बढ़ाया जाए, सरकार के अंदर कई सारी चीज़ों को लाया जाए। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ शिक्षा से लेके रेलवे, ये सब क्या है, काफ़ी सारी चीज़ों में सरकार ने पैसे लगाए। तो कह रही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए, गवर्नमेंट खर्च करे, गवर्नमेंट कई सारे सेक्टर्स को डेवलप करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है गवर्नमेंट, रोड वगैरह बनवाती है, ये सारा काम गवर्नमेंट का है। अगर गवर्नमेंट करेगी तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो कीन्स के इस सजेशन के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी आई और इंडिया ने इसी को अडॉप्ट कर लिया। हमने इस इकोनॉमी के साथ हम काफ़ी तेज़ी से चले। आई थिंक आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आपको यहाँ पे डाउट ज़्यादा आने वाले नहीं हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें कि भाई गोल्स क्या होते हैं, तो देखिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होंगे। जो स्टेट है, स्टेट का मतलब भाई जो सरकार है, अब चाहे स्टेट गवर्नमेंट, जब भी मैं स्टेट की यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ पे आप स्टेट गवर्नमेंट ही ना समझे। कई जगह स्टेट का मतलब होता है कि चाहे कंट्री की गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, या कोई लोकल गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब कई बार कंट्री भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो हेल्थ है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, वो
होना चाहिए और प्राइवेट को भी अलाउड है कि वो कम्युनिकेशन में, जैसे आपको पता है कि सबसे पहले बीएसएनएल कंपनी थी, ये गवर्नमेंट कंपनी थी। आजकल क्या है, जियो है, एयरटेल है, ये सब क्या है भाई, ये सब यहीं से तो है। तो एक ही तरह की चीज़ों को गवर्नमेंट भी चलाएगी और प्राइवेट भी चलाएगी। जो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट, वो प्राइवेट जाएंगे, जिनको गवर्नमेंट अफोर्डेबिलिटी अच्छी है, गवर्नमेंट मतलब लगभग में कई चीज़ों में सरकारी संस्थाएं भी होंगी और प्राइवेट संस्थाएं भी होंगी। देखिए गवर्नमेंट जॉब भी है इंडिया में और प्राइवेट जॉब भी है। सबसे ज़्यादा जोर आप लोग किस पे मारते हैं, गवर्नमेंट जॉब पे, तभी तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज होती हैं, जैसे इसमें बोला जाता है डेवलप्ड कंट्री। क्या होता है बेटा, डेवलप्ड कंट्री। अंडर डेवलप मतलब डेवलपिंग आते हैं, क्या आते हैं, डेवलपिंग में आते हैं, मतलब आप कह सकते हो विकसित, क्या कह सकते हो, विकसित, विकासशील, विकासशील कहते हैं। ठीक है, तो विकासशील की भी बात की जाती है, विकासशील होते हैं, डेवलपिंग होते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो इसमें तो और एक होते हैं कि मतलब, तो डेवलप्ड में जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज में कई सारी कंट्रीज जो होती हैं, या यूएसए को ले लो या अदर चीज़ों को ले लो, उनको डेवलप्ड कहते हैं। इंडिया की बात की जाए तो हम डेवलपिंग इकोनॉमी में है, मतलब हमारे यहाँ क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक ज़रूरतें हैं वो ठीक ठाक है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की कमी है, या सीधी बात है पर कैपिटा पर पर्सन इनकम, जो पर पर्सन इनकम है, प्रति व्यक्ति जो आय है हमारे यहाँ, जिसे आप कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय अगर हमारे यहाँ बढ़ जाए तो हम भी डेवलप्ड कंट्री में आएंगे, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, रोजगार पैदा करने पड़ेंगे, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। और कुछ कंट्री होती हैं जो उसके भी बिलो होती हैं। ठीक है, तो 3 स्टैंडर्ड में है भाई, डेवलप्ड और डेवलपिंग फिलहाल आप याद रखिए। और जो एकदम विकास के नाम पे कुछ नहीं है, जैसे अफ्रीका की कई सारी कंट्री है, बरूंडी वगैरह है, वहाँ पे विकास के नाम पे कुछ नहीं है, तो उनको हम डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में भी नहीं रखते, वो अभी जस्ट स्टार्टिंग में है। ठीक है, इसी के साथ 2 चीज़ याद रखिएगा, एक होती है ओपन इकोनॉमी और एक होती है क्लोज्ड। दोनों में क्या फ़र्क है ये भी जान लीजिए कि क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में क्या फ़र्क है। क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में देखिए, जहाँ पे व्यापार होता हो, व्यापार होता हो, व्यापार होना, इसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी। मतलब एक देश से दूसरे देश में, क्योंकि एक देश सारी अपनी ज़रूरत की प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो उसे दूसरे देश से लेना है, तो आपस में जहाँ पे व्यापार चलता है उसे ओपन कहते हैं, और जहाँ पे कोई व्यापार ना हो, व्यापार का ना होना, उसे हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या कहते हैं बेटा, क्लोज्ड इकोनॉमी। मतलब ऐसी कोई कंट्री कहती है कि हमारे पास जो है उसे में जिए खाएंगे, बाहर की कंपनियों को अलाउ नहीं करना, बाहर से बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं करना, तो उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। हालांकि लगभग में सभी कंट्री ओपन इकोनॉमी की तरह ही होती है, बट कितना ओपन है ये सरकारें डिसाइड करते हैं कि कितना रिस्ट्रिक्शन है। अगर वो कहीं स्टेट इकोनॉमी, स्टेट वाली इकोनॉमी हो गई, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गई, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गई, तो वहाँ पर सरकार कई चीज़ों पर रोक लगा सकती है, जैसे चाइना वगैरह में है। और जैसे मिक्सड इकोनॉमी है तो कुछ चीज़ों पर है, कुछ चीज़ों पे नहीं है, और कैपिटलिस्ट है तो ओपन ही है, फिर वो क्लोज इकोनॉमी हो ही नहीं सकती। तो आई थिंक अब आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह से आपका जो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स है वो फिनिश होता है। इसमें आपने सेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ लिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम 2-3 वीडियोस के बाद करेंगे, और आने वाले वीडियोस में अब हम धीरे धीरे बात करेंगे फाइनेंस और शेयर्स के बारे में। तो आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे सबसे पहले फिजिकल पॉलिसी, जिसमें आप बजट पढ़ेंगे, और बजट के बाद आप पढ़ेंगे, इसके बाद इसमें आप शेयर बाजार के बारे में पढ़ेंगे, जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। और मैं बता रहा हूँ कि एक बार सारे इकोनॉमिक्स के लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपको कहीं से भी इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता। बस आप अच्छे से नोट्स बनाइए, जैसे मैं इन चीज़ों को बताते जाता हूँ, चीज़ों को इस तरह से लिखते जाइए। इसी में जैसे मैंने ये सारी चीज़ें बताई ना, ऐसे ही आप इसको फ्लो चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट के साथ लिखते जाइए। जो पॉइंट्स हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान होने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।